पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये आज का टॉपिक अपना, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक कंडीशंस में पढ़ रहे ना, तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर रखा है। क्यूब में बॉडी सेंटर्ड बनाना है, तो आप सब जानते हो सिंपलेस्ट कंडीशंस को तो ड्रॉ करना ही होगा। सिंपलेस्ट का मतलब होता है कि पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को शो कर दिया, और एक पार्टिकल मैंने मिडल ऑफ यूनिट सेल या सेंटर ऑफ यूनिट सेल में शो किया है। ठीक है ना, सेंटर पे, फेस सेंटर पे नहीं, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो ये 9th नंबर लेटेस्ट पॉइंट हो गया, और ये बन गया एक बॉडी सेंटर्ड सेल का डायग्राम, और क्यूबिक कंडीशंस में बनाया। क्यूबिक होने की वजह से मैंने कहा कि ये डायमेंशन देखो, चाहे ये डायमेंशन देखो, चाहे ये डायमेंशन देखो, कोई भी डायमेंशंस को देख लीजिए आप, सारे डायमेंशंस की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो मैंने इनको ए ही लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस, या मैं कह दूं लेंथ ऑफ एज, एक ही बात है। तो वो यहाँ क्या है, ए, ये हमने मान लिया इसको। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सिस हो गया ए। अब हम देखते हैं कि जो पार्टिकल यूज किया जा रहा है ये एटम्स है और या आयंस हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कांस्टेंट पार्टिकल है ना, और कांस्टेंट पार्टिकल को हमने क्लोज पैकिंग में क्या माना है, हार्ड एंड स्पेयर। तो स्पेयर के लिए रेडियस लिख देता हूँ। तो रेडियस ऑफ स्फेयर या एटम एक ही बात है, और वो है आर। तो रेडियस हमने क्या इमेजिन किया है, आर। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पे, और वो अगला पॉइंट है अपना कि अगर ए इसकी लेंथ है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। तो आप सब जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबिक क्रिस्टल एक ही बात है। कंडीशन तो क्यूब है, और क्यूब कंडीशंस में वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये भी आप जानते हो। एंड द फाइनली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या एटम बोल देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो ये जो स्पेयर है वो तो ये जो वॉल्यूम है वो तो 1 स्पेयर का है ना, 1 एटम का। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि बीसीसी कंडीशंस में कितने एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैलकुलेट करके लाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। ठीक है, बीसीसी। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेशन का तरीका आप जानते हो। सबसे पहले देखो पार्टिकल कहाँ है, तो कॉर्नर्स पे है। कितने कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो 8। अब कॉर्नर्स पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ये कहाँ का वैल्यू है, एट कॉर्नर। ठीक है, प्लस एक सेंटर पे है, सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 100% होता है, तो 1 एट सेंटर, ये ऐसे का ऐसा रह गया। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एटम्स। तो 1 यूनिट सेल में, 1 बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम हैं, 2। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ ये जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये तो 1 एटम का था। एटम्स की प्रेजेंस 2 आ रही है, इसका मतलब एक्चुअल में एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, हम ये देखते हैं। तो ये कितना आ रहा है, देखो डबल कर दूं, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 8/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम तो हो गया, जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसका पहला काम तो हो गया।
कि जो एक्चुअल में इस यूनिट सेल का कितना पार्ट 8/3 पाई आर क्यूब पार्ट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। अब हम देखते हैं कि इस सेल का टोटल कितना है, वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अरेंजमेंट। क्या देखना पड़ेगा? अरेंजमेंट। तो हम चेक करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन बीसीसी सेल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन बीसीसी सेल, इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, एक कंडीशंस को अपन समझते हैं। मैच बॉक्स तो हमने केवल बॉल्स को सहारा देने के लिए लगा रखे, मैच बॉक्स का कोई रोल नहीं है। इसको यूँ समझिए, देखो कि ये 1, चलो मैं इसको पेन से सिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4, ये 4 एटम एक प्लेन में है, ये 4 एटम एक प्लेन में है, और ये इन दोनों प्लेन के बीच में है। करेक्ट है ना? यानी कि सेंटर ऑफ द सेल है, दिख रहा है। ये मान लीजिए 4 अबव प्लेन वाले, ये 4 बिलो प्लेन वाले, और ये उस यूनिट सेल के सेंटर में। तो इमेजिन करके देखते हैं हम लोग ज़रा सा कि 1 2 3 4, ये 4 बिलो प्लेन वाले हैं, तो 1 2 3 4 मैंने रख दिए। 1 2 3 4, लग रहा है कि शायद ये इसको टच कर रहा है, 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 यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये आपस में कांटेक्ट में है, लग रहा है ऐसा। अपन इसको चेक करेंगे अभी। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना। 1 2 3 4, ये जो बिलो प्लेन वाले हैं ये तो हमने रख दिए ना, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर एक और है, करेक्ट ना? अब इसके ऊपर एक और है, तो हम वो एक ऊपर वाला रख के देखते हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर वाला इसके ऊपर रख दिया। अब जैसे मैंने ऊपर वाला इसके ऊपर रखा, ये इनके बीच गैप क्रिएट हो गया। देखो, दिख रहा है क्या? अब ये दिख रहा है साहब, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये जो पार्टिकल है ये इस पार्टिकल को कांटेक्ट नहीं कर रहा। क्या यूँ कह दूँ मैं, ये और ये भी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ये और ये भी कांटेक्ट में नहीं है। तो एक बार ज़रा समझना ध्यान से कि हमने ये 4 रखे थे बिलो प्लेन वाले, ये और ये, यानी कि ये और ये, क्या ये आपस में कांटेक्ट में है? नहीं है। फिर बात आती है इसकी और इसकी, यानी कि इसकी और इसकी, क्या ये कांटेक्ट में है? नहीं है। फिर हम कांटेक्ट देखते हैं इसका और इसका, तो ये भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। फिर हम बात करते हैं इसकी और इसकी, तो ये भी आपस में टच नहीं कर रहे। पर हम बात करें इस पार्टिकल्स की इनके साथ कंपेरिजनली, हम इनकी बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पार्टिकल सेकंड प्लेन में रखा गया है ना ऊपर से, ये वाला, अब ये पार्टिकल इसको भी कांटेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पार्टिकल इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में। करेक्ट है? ये पार्टिकल यहाँ भी कांटेक्ट में, यहाँ भी कांटेक्ट में, यानी कि सीधी सी थ्योरी क्या निकल के आ रही है कि ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल हैं, ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल है, दे आर नॉट टच टू ईच अदर। ठीक है, ये कॉर्नर्स वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे। पर ये जो सेंटर में है पार्टिकल, यूनिट सेल के सेंटर में, ये इनको टच कर रहा है। मतलब साफ हो गया कि अरेंजमेंट इस प्रकार का है कि कॉर्नर पार्टिकल्स डू नॉट टच टू ईच अदर बट दे टच टू सेंटर्ड पार्टिकल, दे टच टू सेंटर्ड पार्टिकल। बड़ा साफ दिख रहा है ना? अब बात आती है इनके चारों की। तो जब मैं इन चारों को ऊपर रखूंगा बॉल्स को लाके, तो जरा इमेजिन करना, डायग्राम यहाँ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, जरा देखना कि ये बॉल इसके ऊपर रखी जाएगी। जब इस बॉल पे प्रयास करता हूँ मैं, देखो इसके ऊपर, तो ये इसको कांटेक्ट कर रही है। फिर मैं यहाँ रखूँगा तो वो इसको कांटेक्ट करेगी, तो सेम कंडीशंस बन रही है। पर जब मैं यहाँ रखूँगा तो इस पर तो गैप दिखेगा यहाँ साफ सुथरा। तो कहने का मतलब जो निचली कंडीशंस थी वही कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। तो सीधी सी थ्योरी निकल के क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि जो कॉर्नर पार्टिकल है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, पर हाँ वो सेंटर्ड पार्टिकल के कांटेक्ट में है। ठीक है, वो आपस में नहीं है पर वो सेंटर पार्टिकल के कांटेक्ट में। क्लियर हो गई बात? तो ये अरेंजमेंट अपन यहाँ बना के देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो इस टाइप का, देखो कि ये कॉर्नर पार्टिकल, ये कॉर्नर पार्टिकल, ये सेंटर पार्टिकल, तो ये आपस में कांटेक्ट में है। यानी कि ये एक कॉर्नर पार्टिकल, ये सेंटर पार्टिकल, और ये एक और कॉर्नर पार्टिकल, ये आपस में कांटेक्ट में है। सेंटर वाले को मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। ठीक है,
अब इसको आपसे किसी भी कंडीशन में अगर आप इधर से दिखाओगे तो भी यही कंडीशंस बनने वाली है कि ऐसे और ऐसे। तो कहने का मतलब यही हुआ ना, जो हमने बोस की सहायता से देखा था कि कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, पर वो सेंटर पार्टिकल के कांटेक्ट में है। अब जरा इमेजिन करके बताना एक बार कि ये स्थिति जब आएगी तो क्या मैं इस ए को 2r लिख सकता हूँ? ये ए है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है। ये एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं ना कॉर्नर्स को। दो कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है। इमेजिनरी लाइन जो होती है वो हम लोग ज़बरदस्ती कोई लाइन बनाएंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है तो रेडियस प्लस रेडियस कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एफसीसी में भी ऐसा ही हुआ था। पर हाँ, अगर मैं एक बात करता हूँ, देखना ध्यान से, कि मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ। देखो, एक ट्राइंगल बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और यही कंडीशंस मैं यहाँ बनाता हूँ। तो इसको देखना एक बार, मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ ए बी सी और डी। तो आपको लग रहा है क्या सर कि कॉर्नर पार्टिकल, सेंटर पार्टिकल, कॉर्नर पार्टिकल, यानी कि कॉर्नर, सेंटर, कॉर्नर, और अगर मैं इनको मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये एक डिस्टेंस होगी कहाँ से कहाँ तक की ए टू डी। करेक्ट है, ए टू डी है। अब ये ए टू डी कितना है बताना ज़रा एक बार, ये ए टू डी कितना आ रहा है? तो आप कहोगे सर ए डी एक्चुअल में क्या है? एक डायगोनल है, वो कहाँ से निकल रहा है? सेंटर से। तो ए डी क्या है? सेंटर डायगोनल। करेक्ट है, सेंटर डायगोनल। और ये सेंटर डायगोनल कितना आ रहा है? 4r। रेडियस, डायमीटर, रेडियस। तो ये ऐसा ही हमने एफसीसी में भी पढ़ा था, सिमिलर चीज़ें आई थी वहाँ पर भी, कि जो डायगोनल होता है वो वहाँ फेस से निकल रहा था तो हमने उसको फेस डायगोनल बोला। पर डायगोनल जो भी होता है वो 4r की लेंथ रखता है, यानी कि रेडियस का 4 टाइम होता है। तो यहाँ ये 4r हो गया। अब देखिए, ये जो ए टू बी, ये जो कंडीशन है, ये तो एक्सिस है, ये वाली भी एक्सिस है, ये बी सी वाली भी एक्सिस है, ये सी डी वाली भी एक्सिस है, पर ये तो डायगोनल है इसी। तो अब इस डायगोनल की लेंथ क्या है ये तो हमें नहीं पता, तो इसको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल पे अपन जाते हैं। देखिए, जो ट्राइंगल है मेरे पास, हम लोग इमेजिन करके चलेंगे इसको। तो हम लोग बताते हैं, देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी से अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ए सी कितना है तो आप पाइथागोरस फॉर्म यूज कर लेंगे, या ए सी स्क्वायर लिख देता हूँ। चलो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखिए, ए बी क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी तो एक्सिस है, लेंथ ऑफ एज है, वो ए हमने मान रखी है। बी सी बी क्या है? एज है, किनारा है ना, तो उसकी भी लेंथ ए है। तो अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो कितना आएगा यहाँ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। अब ए बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर कितना आ रहा है? 2a स्क्वायर। एक वैल्यू आ गई अपने पास, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अगले ट्राइंगल पे चले जाते हैं हम। अब अगला जो ट्राइंगल अपने पास, उसको ध्यान दीजिए, वो है फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। अगर मैं आपसे पूछूं ए डी जो सेंटर डायगोनल है उसको निकालिए, तो आप क्या बताएंगे? ए डी इक्वल टू रूट, सेम वही पाइथागोरस हम यूज कर रहे हैं। क्या लिखूं? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सही है। अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है, सी डी क्या है? सी डी तो एक्सिस है, और एक्सिस कितना है यहाँ? ए है, तो हम वैल्यू रख देते हैं इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सोल्व करें तो कितना आएगा? रूट 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए, ए डी यहाँ से हम निकाल के लाएंगे। ए डी कितना है? 4r। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 4r इक्वल टू रूट 3a, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, a इक्वल टू 4r अपॉन
√3, ये एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ एक्सिस एंड रेडियस ऑफ एटम, है ना, इन द बीसीसी सेल। अब आप बताइए मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल कितना है, ए क्यूब। ए क्यूब में ए का वैल्यू रख दूं, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब की जगह वैल्यू रखिए 4r/√3 क्यूब। सोल्व करिए तो 64r³ 3√3। दिस इज ओवर सेकेंड इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब अपन जाते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या था अपने पास, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है अपने पास। हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था परसेंटेज में निकालने का, प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम occupied by atoms into 100 upon total volume of crystal। करेक्ट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। वैल्यू रखिए भाई, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है एटम्स का, ये रहा 8/3 πr³ तो 8/3 πr³ इंटू 100 अपॉन, ये वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, क्रिस्टल का, 64r³ अपॉन 3√3। सोल्व करिए भाई इसको, तो ये हो गया 8/3, r³ से r³ कैंसल, इंटू पाई का वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, 3√3 अपॉन 64 इंटू 100, इसकी कटिंग कर लें अपन इसको। ठीक है, तो देखिए ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फाइनली क्या बच रहा है, वो बच रहा है अपने पास 22 इंटू √3 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 7 56। ठीक है, तो ये वैल्यू जो बच गई, रिमेनिंग वैल्यू जो है वो हमने लिख दी, 22 इंटू √3 इंटू 100 अपॉन 56। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 68%। ठीक है, तो बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 68%। पर ज़रा ध्यान देना, पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में किसको बताता है, पैकिंग एफिशिएंसी बताता है कि टोटल वॉल्यूम का हाउ मच पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। इसका अर्थ ये हुआ कि बीसीसी में 68% पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। तो रिमेनिंग जो एम्प्टी पार्ट है वो कितना है, 32%। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, किस बात पे ध्यान रखना है कि आपसे कल को ये नहीं पूछ ले कि एम्प्टी पार्ट कितना है। तो एक ये बात भी ज़रा नोट लगा कि मैं बता देता हूँ, कितना बचा, 32% पार्ट रिमेन एज वॉइड्स। वॉइड्स पता है ना, जो एम्प्टी पार्ट होता है इन बीसीसी। ये भी याद रखना है अपने को कि बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि हाउ मच पार्ट रिमेन एज ए वॉइड्स या एम्प्टी इन बीसीसी, तो वो कितना है, 32%। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं फटाफट कि बीसीसी में क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बीसीसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो हमने लेंथ ए इमेजिन कर ली, रेडियस ऑफ स्फीयर आर हो गया, वॉल्यूम इसका ए क्यूब हो गया। ठीक है, किसका, क्यूब का, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 πr³।
BCC में नंबर ऑफ एटम्स है तो 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, देयर वैल्यू बिकम्स 1, 8 इंटू 1/8 और 1 एट द सेंटर, वैल्यू बिकम्स 1, तो 1 + 1 2, टोटल वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ का डबल। अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप का है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ कॉर्नर्स आर नॉट टच टू ईच अदर बट दे टच टू सेंटर्ड पार्टिकल, ये दिख रहा है। फिर हमने दो ट्राइंगल बना के क्या निकाल लिया, ABC ट्राइंगल से AC की वैल्यू निकालनी थी, तो AC² = AB² + BC², दिस इज नॉर्मल पाइथागोरस, ठीक है। इससे वैल्यू आ गई 2A²। फिर हमने ACD ट्राइंगल का यूज किया है और AD जो कि डायगोनल है किसके बिटवीन, वो कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है सेंटर से, दिस इज सेंटर डायगोनल, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वैल्यू कितनी आ गई √3A², A² को बाहर लेंगे तो A हो जाएगा, तो √3A, और चूंकि AD = 4R सेंटर डायगोनल, क्योंकि ये सेंटर डायगोनल में कॉर्नर्स के रेडियस होते हैं और जो सेंटर का है वो डायमीटर यूज हो रहा है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी 4R = √3A, A का वैल्यू कितना आ गया 4R/√3, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अपने को याद रखना है इन द BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कर लिया A³ की हेल्प से, और फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, वैल्यूज पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ रहा है 68%, ठीक है। तो इसको भी अपने को अच्छे से तैयार करना है, समझ के करना है, रटना नहीं है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।